सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। आपको फ़ोन करके बताया? डिड समवन कॉल यू एंड से हाय राम धुरंधर हिट हो गई, मैं तो बड़ी ही या बड़ा ही इनसिक्योर हो गया? आपको कैसे पता? उल्टा पीपल लाइक राम गोपाल वर्मा हो या सो मेनी पीपल हैव सेट अ बेंचमार्क। लोगों ने स्टोरीज और इंस्टाग्राम पोस्ट किए प्रेजिंग द फिल्म। सो हाउ डज इट मेक अस इनसिक्योर? लाइक मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन 10 लोग हैं जो इनको फ़ोन करके उनको बताया कि वी आर इनसिक्योर कि उन्होंने ये स्टेटमेंट किया। मैंने ये सुना है कि एक फिल्म थी सलमान खान की तेरे नाम, आइकॉनिक फिल्म। आपने उस फिल्म को मना कर दिया था? ये फिल्म एक्चुअली वेंट थ्रू बहुत सारे डायरेक्टर्स। इट वेंट बैक एंड फोर्थ कि कभी ये करने वाले थे, कभी वो करने वाले थे, एंड कुछ सेट नहीं था एक्चुअली। काश मैं मना नहीं करती। आदि said but listen you'll have to be in a two piece, you know, which is, you know, you expect from, you know, Yashraj films. They're known to make women look hot. मैंने साफ इनकार कर दिया। I said आदि आप मुझे ही फिल्म में रिप्लेस कर दो, या तो मैं शॉर्ट्स पहनूंगी या तो आई विल नॉट डू इट ओनली। जब मुन्ना भाई राजकुमार हिरानी जी करना चाह रही थी, विदु विनोद चोपड़ा जी हैड शाहरुख एंड मी, ऐसी कई फिल्म जैसे चलते चलते वगैरह थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे ऑफर की गई थी। शाहरुख ने मुझे बोला कि ये देखो आपने रिजेक्ट की फिल्म। मैंने बोला हाँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे ये फिल्म ऑफर की गई थी। हम सब पॉलिटिक्स के शिकार है, वे ऑलवेज बीइंग रिप्लेस्ड, थ्रोन आउट। हाय अमीशा, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। मेरा नाम दिनेश है। मेरी कोशिश इस पॉडकास्ट के साथ ये रहेगी कि मैं आपकी पर्सनालिटी को क्लोजेस्ट टू योर ऑडियंस लेके जाऊँ। मेरे पॉडकास्ट की एक खास बात है कि पॉलिटिकली करेक्ट शब्द जो है ना मेरे पॉडकास्ट में होता नहीं है, और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। इसको हम हिंदी में रखेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि एक कोर मेमोरी है। आई थिंक यू आर द ओनली एक्टर जिसके ना मुझे कैरेक्टर नेम्स पता हैं आपकी फिल्म से, चाहे वो सकीना हो, चाहे वो सोनिया सक्सेना हो। बट गोइंग बैक टू योर चाइल्डहुड, यू आर बोर्न एट ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल, राइट? एंड आई हैव हर्ड दैट द फर्स्ट पर्सन जो आपसे मिलने आई वो थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस इंदिरा गांधी, जी, राइट? ये क्या कनेक्शन है आपका विथ इंदिरा गांधी एंड द फैमिली? मेरे दादाजी जो थे बैरिस्टर रजनी पटेल, ऑफ कोर्स एक बहुत वेल रिनाउंड लॉयर बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में कदम रखा। उनके जो मेंटोर थे बचपन से वाज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। एंड फिर जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, पहले कम्युनिस्ट पार्टी के थे, फिर कांग्रेस। एंड कांग्रेस के दौरान ऑफ कोर्स उनकी करीबी सबसे करीबी इंदिरा गांधी जी थे। और इंदिरा गांधी जी के वो चीफ एडवाइज़र, ओके। कांग्रेस के ट्रेजरर एंड कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो एक ऐसा कोई भी पॉलिटिकल मूव नहीं होता था जो इंदिरा गांधी जी मेरे दादाजी के साथ डिस्कस नहीं करते थे, उनकी राय नहीं लेते थे। एंड दादाजी हिंदुस्तान के इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स के लिए उन्होंने फंड्स रेज किए थे, सब कुछ। तो इट इज़ अ वेरी पॉलिटिकली इन्वॉल्व फैमिली। इंदिरा गांधी जी ने मेरे मम्मी डैडी की शादी की डेट भी तय की थी। अच्छा। तो जन्म कुंडलियाँ मैच नहीं हुई थी। इंदिरा गांधी जी से पूछा गया था कि कब उनकी डेट फ्री है, और उनकी डेट लेके मेरे मम्मी डैडी की शादी की का दिन तय किया गया था। तो ये कनेक्शन है, इट्स अ वेरी वेरी डीप कनेक्ट। इनफैक्ट जो वर्ली में नेहरू प्लानिटेरियम है, जी। वो मेरे दादाजी ने ही बनाया था ओके। as a thank you to his mentor Jawaharlal Nehru ji. So the family is very connected to the Gandhi family. And of course, going back to the Congress, you know, my grandfather belonged to the Congress. But yes, उनकी बहुत गहरी प्रोफेशनल संबंध थे विद मैडम गांधी जी। ओके। बट अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे अबाउट फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के बारे में। जी। बहुत सारे लोग ना मिसकंसेप्शन है उनको अबाउट हिस्ट्री, अबाउट फ्रीडम, राइट? और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब आजकल के कुछ लो आईक्यू लोग जो हैं इतने बड़े लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बीट पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी।
क्या ऐसी चीज़ें जो आपको पता है, बिकॉज आपने वो किताब कई बार पढ़ी है, जो लेमन को नहीं पता है? लेमन को ये नहीं पता कि वो ब्लेम देते हैं हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे जी। को कि ये नेहरू की गलती थी। जी। ये नेहरू जी की गलती बिल्कुल नहीं थी। ब्रिटिश एम्पायर, द रॉयल क्राउन ने ये लॉर्ड माउंटबैटन को बोला था कि आपके पास सिर्फ इतने दिन हैं और आपको हिंदुस्तान का बंटवारा करना ही करना है। और उन्होंने एक ऐसे इंसान को यहाँ भेज दिया था जो कभी हिंदुस्तान में ट्रैवल नहीं किया था। उन्होंने ना वो डायनामिक्स जानते थे ना लॉजिस्टिक्स। जी। एंड उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि चलो आई डोंट नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, सो आई विल डिमार्केट इंडिया एंड पाकिस्तान एज पर रिलीजन। एंड लोग खुश नहीं थे, ना मुसलमान खुश थे ना हिंदू, क्योंकि वो भाईचारे के साथ रहते थे, बहुत खुशी से रहते थे। जी। एंड उनको नहीं चाहिए था ये बंटवारा। सो इट वॉज वेरी wrongly misinterpreted that this was because of Mahatma Gandhi ji and Nehru ji. In fact, मोहम्मद अली जिन्ना, अगर ये मालूम होता कि ही वॉज गोइंग टू पास अवे, उनको ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ थी एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू लिव वेरी लॉन्ग, अगर ये नॉलेज हुई होती ब्रिटिशर्स को या किसी को, जो जिन्ना एंड उनकी फैमिली ने छुपा के रखी थी, बंटवारा शायद कभी होता ही नहीं। दिस वॉज एक्चुअली डन टू प्लीज जिन्ना टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक नेशन। राइट। एंड द ट्रूथ ऑफ इट इज़ कि बंटवारे के पहले हिंदूज और मुस्लिम बहुत खुशी से जीते थे एक साथ, अभी भी जीते भाईचारे के साथ, एंड दिस वाज completely a politically driven separation by the Britishers, very haphazardly handled. In fact, जितना भी salvage हो पाया, वो salvage हो पाया because नेहरू जी and गांधी जी tried their level best not to divide. They were against divide and rule. ये divide and rule was something the Britishers followed from the beginning. इसलिए तो उन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा भी किया था divide and rule के पॉलिसी को अपना के, and that is exactly what they followed when they wanted to divide India and leave India and go. So it was a very haphazard separation. It should have never happened. बहुत लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं उनको ये चीज़ नहीं पता थी, तो आज पता पड़ जी गई। बिल्कुल, उनको फिर किताबें पढ़नी चाहिए, अपनी हिस्ट्री के पास एक रिविजन करनी चाहिए, they will know the truth. राइट। आपने कहा यही एक रीज़न था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते थे अबाउट पार्टीशन, तो आपने गदर फिल्म के लिए हाँ कहा, राइट? बट मुझे आपकी फिल्मोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग, राइट? थोड़ा पीछे जाते हैं। मैंने ये सुना है कि विनोद खन्ना साहब आपके पास आए और आपको पहली फिल्म ऑफर की विद अक्षय खन्ना, हिमालय पुत्र, राइट? हिमालयपुत्र। आपने मना किया क्योंकि आप मैं बिजी थे? बॉस्टन में पढ़ाई कर रही थी एंड मेरे मना करने से पहले मेरे मम्मी डैडी ने ऑलरेडी मना कर चुके थे और मुझे सिर्फ इन्फॉर्म किया कि देखो एक ऐसा ऑफ़र आया था, लेकिन हमने ऑलरेडी इनकार कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर एजुकेशन। और ये मेरी कभी भी एम्बिशन या करियर की थॉट प्रोसेस नहीं थी कि मैं फिल्मों में आऊँगी। आई वॉज स्टडिंग फॉर अ वेरी डिफरेंट, आई वॉज स्टडिंग इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। सो मैं कभी अमेरिका गई नहीं पढ़ने, फिल्म पढ़ने या ऐसा कुछ। फिल्में मेरे साथ डिफ़ॉल्ट से हुई। सो ये कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी भी मेरी तालीम छोड़ के, एजुकेशन छोड़ के फिल्मों में आऊँगी। ओके। और जो पहली फिल्म ऑफर हुई थी, कहो ना प्यार है, आपने कहा कि आप पढ़ाई कर रही हैं, अब वो फिल्म आपने मना कर दिया। वो फिल्म गई मिस करीना कपूर खान के पास। नहीं, कहो ना प्यार है मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी, मुझे ऑफ़र भी नहीं की गई थी। अच्छा। तब हिमालय पुत्र एंड फरदीन खान के साथ फिरोज़ अंकल ने ऑफ़र की थी प्रेमगन। ओके। दोनों फिल्मों के दौरान मैं पढ़ाई कर रही थी। मैं ग्रेजुएशन करके आई थी एंड मैं वापस जा रही थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब कहो ना प्यार है मुझे ऑफ़र की गई थी। एंड बाय डिफ़ॉल्ट मैंने उसको हाँ कर दी, नेवर थिंकिंग दैट ये मेरी फिल्म्स विल बिकम माय करियर। राइट। अब उस फिल्म पे ना बहुत बात हो चुकी है, मैं वो पुरानी बातें नहीं नहीं, करूँगा। बिल्कुल हाँ। बट मुझे एक चीज़ जाननी है कि ऋतिक ने कहा था कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इशू कॉल्ड स्टैमर, वो स्टैमर करते थे बहुत बार, तो वो शूट कैसा हुआ? ड्यू डिलिजेंस होमवर्क करके ऋतिक इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉम्पिटेंट एक्टर
एंड अगर वो किसी को बताते नहीं, मुझे भी नहीं बताते कि ही स्टैमर, कभी सेट पे पता भी नहीं चलता और कभी उसको रटने की कोशिश की नहीं। मतलब हम लोग बहुत नेचुरल एक्टिंग करते थे, ऐसा कभी नहीं लगा कि ना मैंने कुछ रटा है ना ऋतिक ने। लाइन सीखते थे और इम्प्रोवाइज करके वी यूज्ड टू परफॉर्म। ऋतिक इज़ फार टू सुपीरियर एन एक्टर टू लेट एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी कम इन द वे। तो ना मुझे ये बात पता थी ना किसी को सेट पे। ही वॉज सो गुड अबाउट इट। अच्छा, उस फिल्म के बाद एक बहुत बड़ा केस हुआ अनफॉर्चुनेटली। उस टाइम पे जो एक ग्रुप था अंडरवर्ल्ड का, अटैक हुआ आपके डायरेक्टर के ऊपर, राकेश जी के ऊपर। डर लगा था कि पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट, उसके बाद इतना सेटबैक। एक्चुअली हम लोग सब शॉक हुए थे और वी वर वेरी सैड कि ये हुआ था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई राकेश अंकल को मिलने, व्हेन आई सॉ हिम, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया सबको, बिकॉज वो अपनी खुश मिजाज के साथ हॉस्पिटल के पलंग पे बैठे थे एंड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। एंड इनकी ये स्ट्रेंथ हमेशा सबको स्ट्रेंथ दिलाती है। So everything we felt will be all right because the man himself, the captain of the ship, was facing it so beautifully. वो जो दौर था 2000 का और लेट 2010 का, आई थिंक बॉलीवुड वाज समवेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय अंडरवर्ल्ड, राइट? कभी आपको कोई थ्रेट वगैरह नहीं I हुआ उस don't टाइम think पे? they were influenced. I think there was a presence of the underworld all over India. I don't think to say Bollywood was influenced would be wrong. लेकिन obviously अगर आप कभी भी तस्वीर देखोगे तो आम आदमी भी प्रेजेंट है इनके साथ, बट आम आदमी को कोई पहचानता नहीं। तो ऑब्वियसली एक पब्लिक फिगर इज द वन दैट स्टैंड्स आउट, बट आई डोंट थिंक टू से इट वाज इन्फ्लुएंस्ड इज रॉन्ग। बट प्रेजेंस था। Presence in what way? See, I was very ignorant to this because मुझे को कभी ये I never felt it. ओके। I wouldn't say influence like that at all. We never felt it in our daily working. हम लोग को कभी सेट पे आके किसी ने फोर्स नहीं किया काम करने के लिए या ऐसा कुछ। एटलीस्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मेक सेंस। बट मैंने कहीं ये पढ़ा था कि एक फिल्म है आमिर खान साहब की, मंगल पांडे। उस फिल्म में पहले कोई और एक्ट्रेस थी जी, ऐश्वर्या राय जी थी। और आमिर खान साहब ने आपका एक बीबीसी में कुछ तो आपका कुछ कॉन्वर्सेशन देखा और उन्होंने कहा कि इनका आईक्यू बड़ा अच्छा है, जी। एंड देन ही selected you for the film, right? Yeah, so Amir actually saw an interview of mine with BBC and used to think and found me very intelligent. और एक इंटरव्यू हम लोग ने साथ भी किया था, आई थिंक शायद दिल्ली में NDTV के लिए या ऐसा कुछ। और वो टाइम लग रहा था फॉर देम टू सेट अप द कैमरा एंड स्टार्ट द इंटरव्यू। सो आमिर एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग नॉट्स एंड क्रॉसेस। Okay. And we were like, okay, cat and mouse, कौन जीतने वाला है? It was an ego between us कि who's going to get more games. And I think that competitive, हम लोग chess खेलते थे and knots and crosses and things. So we got along very famously, discussing किताबें and ये सब चीज़ें। पर इसके पहले भी आमिर और मेरी मुलाकात कई बार हुई थी बिकॉज मैंने लगान के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया था और चुनी भी गई थी। एंड मैंने डेट्स भी अलॉट किए थे लगान के लिए। एंड जब मैं कहो ना प्यार है की शूटिंग न्यूजीलैंड में कर रही थी तो मेरी मैनेजर ने फ़ोन करके बताया कि सॉरी ये लगान के डेट्स मैं रिलीज़ कर रहा हूँ क्योंकि आशुतोष जी को लग रहा है कि आप ये विलेज रोल करने के लिए आपके आइज़ में कुछ ज़्यादा ही एजुकेटेड आइज़ लगते हैं एंड यू ऑल्सो एक्सट्रीमली लाइट स्किन्ड। तो शायद वो विलेज बेल जो उनको एक चाहिए था वो आएगा नहीं उसके थ्रू क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत एजुकेटेड पर्सनालिटी है। और इसी वजह से मुझे गदर के लिए चुना गया था कि सकीना का कैरेक्टर जो था एक बहुत ही सहमी हुई पढ़ी लिखी पॉलिटिकली स्मार्ट लड़की थी दैट बिलोंग टू पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो जिन वजहों के लिए जिस रीजंस के लिए मुझे गदर के लिए सिलेक्ट किया था अदर देन फिजिकली लुकिंग द पार्ट ऑफ सकीना एंड दे वांटेड अ गर्ल, नितिन कैनी जी जो उनके प्रोड्यूसर थे जी की तरफ से, व्हेन आई आस्क्ड हिम कि सर व्हाई डिड यू चूज़ मी एज सकीना, ही सेड बस एक लाइन है,
फिल्म में जो सनी जी तारा सिंह का किरदार कहता है कि मैडम जी, अगर मैं चांद को चक्के छूना चाहूँ तो छू नहीं सकता। इसे भी नीडेड अ फेस जो चांद लगे, वो मासूमियत, वो नूर, एंड अदर देन दैट एक बॉडी लैंग्वेज, एक एजुकेटेड लड़की की बॉडी लैंग्वेज, जो एक्टिंग तो हम सिखा सकते या करवा सकते, रीटेक ले सकते हैं, लेकिन एक इनहेरेंट बॉडी लैंग्वेज जो एक एजुकेटेड पर्सनालिटी की होती है वो बहुत अलग होती है। तो वो सकीना के लिए एकदम अप्रोप्रिएट थी। एंड इसी अप्रोप्रिएट एजुकेटेड पर्सनालिटी की बॉडी लैंग्वेज की वजह से आशुतोष जी थॉट दैट मे बी आई हैड लुक टू एजुकेटेड फॉर लगान। तो इवन दो आई वॉज फाइनलाइज्ड एंड मैंने डेट्स अलॉट की थी, ultimately then I didn't end up doing Lagan because the director thought that maybe I wouldn't look the part, I wouldn't be convincing as a village belle, you know. Okay. नहीं तो सोचो, लगान और गदर एक दिन रिलीज हुई थी एट द सेम डे ऑन द 14th of June 2001. I'd been both films. बहुत मुश्किल हो जाता कि you know which film to actually cheer for. Right. But Amisha, like it's been like more than 2 decades in the industry, right? एक प्रेशर होता है हमेशा एक एक्टर के पीछे कि रेलेवेंट रहना है, रेलेवेंट रहना है, relevant बिल्कुल रहना है। होता है। एंड यू नो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इवन आफ्टर 2 decades मैं यहाँ हूँ, आप मेरा पॉडकास्ट करना चाह रहे हो, एंड आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द ऑडियंसेस लव, क्योंकि उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। जब तक ऑडियंस आपको प्यार ना देते रहे, आप कुछ भी करने की कोशिश करो, स्पेशली नाउ इन द टाइम ऑफ सोशल मीडिया, आप रेलेवेंट नहीं रह पाओगे। आप सोशल मीडिया आपको थोड़ा सा पुश दे पाएगी, बट इट्स अप टू द ऑडियंस कि आप वो पुश लेगी, आपको सराहेगी, आपको प्यार करेगी। सो आई थिंक यू नो आई एम वेरी लकी दैट एक ऑडियंस का प्यार, ऑफ कोर्स ऑलमाइटी, there's nothing more than the almighty, and then the kind of body of work, Okay. you know, and the kind of I think characters I have taken risks to do at a very early career stage, or those cult films that are, like you said, the uniqueness जो आप जानते हो कि आप मेरे फिल्मों के किरदारों के नाम जानते हो, चाहे वो सोनिया सक्सेना हो, सकीना हो। Do we even remember actors' names today in films? We don't remember them. हम फ्राइडे को देखते हैं और फ्राइडे इवनिंग तक भूल जाते हैं, मंडे तक बिल्कुल याद ही पर नहीं ऐसा रहते। क्यों हो रहा है कि आजकल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स हैं, लॉन्जिटिविटी बहुत कम है, मतलब मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ कंपेयर टू एक्टर्स लाइक यू। ये क्यों हो रहा है आज के ज़माने में आपके हिसाब से? शायद the content films that are being made, you know, today there's a reason Shah Rukh, Salman, Ajay, Akshay, Kumar, Khanna, Bobby Deol, Sunny Deol, Ajay Devgan, आमिर खान, इनकी बॉडी ऑफ वर्क आप देखो, और फैंस की लॉयल्टी, ऑडियंस की लॉयल्टी, they've existed for 30 plus 35 years and in a cutthroat industry managed to remain relevant. ऑडियंस अभी भी उनको देखना चाहते हैं, अभी तक उनकी फिल्में डायरेक्टली OTT पे जाती नहीं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जानता है कि ये स्टार्स है जो ट्रू ब्लू stars है, they're royalty of the film industry, they are true blue blooded royalty, and audience of all ages will cut that ticket उनको सिनेमा घरों में देखने के लिए। आज यही स्टार्स की वजह से सिनेमा घरों में ताले नहीं लगे हुए हैं, राइट। you know, and I think it is क्योंकि they choose films over just projects. लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हुआ है कि अगर एक प्रोड्यूसर समझता है कि ऑन पेपर आई एम सेफ, मैं OTT को बेच के या यहाँ से पैसे ला के माई प्रोजेक्ट इज सेफ, किसी को भी वो ले लेते हैं। You know, they don't take, if films don't do well, it is because sometimes you're not working on the stories, the scripting, which is the most important. You're taking actors that probably don't suit the role. बस इनको ले लो, this girl or this boy can easily substitute. It's not written with a certain actor in mind. They're making projects. And then the result is for everyone to see. Box office का result सबको दिख रहा है.
राइट, डू यू थिंक सोशल मीडिया भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है? जैसे पहले एक्टर्स की एक मिस्ट्री होती थी कि सनी अभी कहाँ होंगे, अमीषा अभी कहाँ होंगी। अब क्या है कि मुझे पता है कि मेरे फेवरेट एक्टर्स कहाँ लंच कर रहे हैं क्योंकि वो स्पॉट नहीं, हो रहे हैं। हमें पता है कि सलमान, शाहरुख, सनी, अमीषा, करीना, अजय क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हमें भी लोग एयरपोर्ट पे आके देख फोटोग्राफ करते हैं, जिमों के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर। सोशल मीडिया से कोई छुप नहीं सकता, लेकिन ultimately do we deliver on 70 mm? Yes, we do. Is there a craze to see Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Ajay Devgan, Sunny Deol, Bobby Deol? Yes, there is. राइट, Does Akshay Khanna come on screen and light up every role he does? Yes, he does. I don't care how much I'm seeing them or not seeing them on Instagram, because वो social media kings नहीं है. राइट, They're kings of the box office because of the kind of quality of work they deliver while in front of the camera. उनको ये नहीं है कि सिर्फ हम रील्स बना के हम लोग को रील्स ही बनाने हैं एंड दैट्स द रीज़न वी वांट टू बी ऑन अ सेट और अ मेकअप मैन. अक्षय खन्ना है समवन जो फ़ोन तक नहीं रखते सेट पे. द फोकस इज देयर. राइट, एंड अर्लियर भी देयर वाज अ डिफरेंट मीडियम, एक अलग मीडियम था मीडिया का, विच वाज पेपर जर्नलिज्म, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, योर न्यूज़ चैनल्स. और उस ज़माने में भी बहुत ऐसे एक्टर थे जो पेपर टाइगर माने जाते थे, लेकिन बड़े पर्दे पे स्टारडम नहीं दिखता था. और आज के ज़माने में वो पेपर टाइगर हैज़ बिकम इंस्टाग्राम टाइगर, बट इट डज नॉट ट्रांसलेट टू टिकट सेल्स. ये गलत फहमी है जो, आई एम सॉरी टू से, बहुत लोग साइन करते हैं एक्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ कितने मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स. मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंडिकेशन है ऑफ स्टारडम, तो वेयर डू द इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गो व्हेन फिल्म्स रिलीज ऑन द बिग स्क्रीन? राइट, थिएटर क्यों खाली? थिएटर क्यों फ्रेश? साफ सफाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि थिएटर ही खाली है. वाई? If Instagram followers made you a star, then all these people actually who are cutting and getting the box office to ring, they wouldn't, because they have the least Instagram followers. And the people that have the most, no one cuts a ticket. राइट. आई थिंक इंडस्ट्री नीड्स टू चेंज दैट कास्टिंग प्रोसेस. Absolutely, they need to change it, and they need to realize कि हम लोग caste इस basis पे कर रहे हैं, but we are not getting the return. So where are we going wrong? You say अगर चलो ये फ्रेश कास्टिंग है, इनको ले लो, इसको ले लो, एज अप्रोप्रिएट रोल्स में आप एकदम यंग लड़कियां को डाल रहे हो जो ऑडियंस कैन नॉट डाइजेस्ट दीज पेयरिंग्स, ये नहीं कर पा रहे, फिर आपके थिएटर भी फ्रेश ही रह रहे, साफ सुथरे ही रह रहे. एंड आई थिंक मैं बहुत अमेज्ड हूँ, जैसे आपने जिक्र किया अक्षय खन्ना जी का, राइट. ही इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, या नो पीआर, Yeah. नथिंग, स्टिल बॉक्स ऑफिस होल्ड इतना स्ट्रांग है धुरंधर So के that's बाद. what I'm trying to tell you. अगर Instagram, social media indication होता, if attending शादियाँ and parties indication होती, if attending award ceremonies, getting your clothes made by a stylist and only looking good on a red carpet indication होता, and to trend for that day or for the 24 hours, then Akshay Khanna would not be loved like this. Bobby Deol would not be loved. गदर के वक्त सनी देओल जी के पास सिर्फ 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स थे और अभी भी कुछ शायद 5-7 मिलियन ही होंगे. बट बॉक्स ऑफिस इज अ डिफरेंट थिंग. जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो एक्चुअली आर द पीपल जो थिएटर के लिए टिकट काटते ही नहीं. आम आदमी है जो हु कैन नॉट अफोर्ड टू बी ऑन इंस्टाग्राम, वो एक्चुअली कटिंग दैट टिकट टू कम वॉच यू. He doesn't care how many followers you have. उसको क्या पता रे भाड़ में जाए है या नहीं है. मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छी फिल्म देखनी, अच्छी फिल्म बनाओ, हो जाएंगे लोग. आई थिंक ये एक ना कंट्रोल भी, लाइक हमको इजी चीज़ें करने, एक फॉर्मूला मिल गया है कि शॉर्टकट कुछ इन्फ्लुएंसर्स को लिया, बॉक्स ऑफिस पुल हो जाएगा उससे, बट हो नहीं रहा, फिर राइट. धुरंधर जैसी फिल्में नहीं चलती, गदर नहीं चलती, एनिमल नहीं चलती, स्त्री नहीं चलती, पठान जवान नहीं चलती. ये फिल्म चल रही है क्योंकि हम इंस्टाग्राम गर्ल्स को नहीं ले रहे, पॉपुलर और इंस्टाग्राम स्टार्स को नहीं ले रहे, एक्टर्स को ले रहे, जहाँ फैंस की लॉयल्टी और लव बस चुकी है, जहाँ एक्टर्स के लिए दिलों में प्यार और दिमाग में इज्जत है. वी आर नॉट टेकिंग स्टार्स जो आर easily replaceable. वी आर टेकिंग irreplaceable परफॉर्मर्स.
then you're taking irreplaceable box office numbers also. बट हैविंग सेड दैट यू मेंशन्ड अबाउट अक्षय खन्ना, राइट? नाउ एक फेज था जहाँ पे उन्होंने ब्रेक लिया था इंडस्ट्री से, राइट? आप टच में थे उस फेज में उनके साथ? मैं तो अक्षय खन्ना के साथ and with all my co-stars, Bobby हो, अक्षय खन्ना, see, I don't go by box office. Fortunately, मेरी दोस्तियाँ और मेरी loyalty, unlike others, does not depend on people's box office rankings. कि now he or she is in news, I should maintain my friendship. I have in fact maintained my friendship and loyalty to my co-stars from day one till day now. बट आपके साथ हुआ ऐसा बिकॉज कुछ फिल्म की बॉक्स ऑफिस नहीं आई तो दोस्तों ने हाथ छोड़ दिया? ये होता है यहाँ इंडस्ट्री का रीत और रिवाज है, मुझे लगता है ये दुनिया का रीत है, जो उठते सूरज को सलाम. बट लकीली लोग मुझे जानते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मेरे जो फ्रेंडशिप्स है हैव बीन बेस्ड ऑन प्योर फ्रेंडशिप एंड रियलिटी, वे हम लोग ने कभी नहीं केयर किया, ना सानी हो, सलमान हो, संजय दत्त हो, अक्षय हो, बॉबी हो, ऋतिक हो. आई डोंट थिंक दे एवर केयर्ड कि अमीशा की यू नो ट्रैजिक ट्रेजेक्ट्री कैसी है फिल्मों की. दे डोंट केयर, दे आर माई फ्रेंड्स बिकॉज मेरी ह्यूमन पर्सनैलिटी की ट्रेजेक्ट्री हमेशा ऐसी है. आई एम कॉन्स्टेंट विद बींग अ गुड ह्यूमन बींग एंड दे नो आई एम अ लॉयल फ्रेंड. और ये मैं हर इंटरव्यू में, जब गदर के 2 के इंटरव्यूज़ भी हो रहे थे, और कोई नहीं जानता था कि गदर इतनी बड़ी पाथ ब्रेकिंग फिल्म जो बॉलीवुड को जगाएगी, बॉलीवुड को आईसीयू से निकालेगी, ऐसी फिल्म होने वाली है. तब भी मैं हर इंटरव्यू में कहती थी, जब पूछते थे कि आप सानी जी के साथ फिर से काम करोगे, मैंने बोला मैं ही शायद एक एक्टर हूँ जो सानी जी के साथ हमेशा काम कर चुकी हूँ, इन गुड फेजेस एंड बैड. और अगर वो मुझे एक पौधे का रोल भी देंगे एक सीन के लिए, तो मैं करूँगी काम. सो दैट इज़ माई लॉयल्टी टू एक्टर्स. व्हेन शाहरुख हैज़ कॉल्ड मी फॉर ओम शांति ओम फॉर जस्ट वन स्मॉल सीन, आई हैव बीन देयर. व्हेन अब्बास मस्तान जी एंड रमेश तुरानी कॉल्ड मी फॉर अ गेस्ट अपीयरेंस रेस 2 के लिए, I was happy to work with them. I have loyalties with people. And I think ये बात है जो I have maintained my relationship with all and my respect with all. But are you in good terms with Mr. Anil Sharma now? Of course. See, creatively, मैं पहली आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना आखिरी रहूँगी, जहाँ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं होते. दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. you have to put forward what you think कि मुझे ये सही लगता है, नहीं लगता है, मेरे किरदार पे मैं ऐसा काम कर सकती हूँ. तो that's creativity, that's professionalism. But personally, I get along with Anil Sharma very well. Amisha Patel and Anil Sharma personally are superb. Okay. But गदर 3 आ रही है अभी? काम चल रहा है उस पर कुछ? Of course, I'm sure producers want गदर 3, तो काम चल रहा ही होगा. And अगर कभी अनिल शर्मा जी offers me a film जहाँ मुझे समझ में आए, गदर 3 के अलावा भी कोई और भी फिल्म हो, अगर मुझे मेरा कैरेक्टर समझ में आए और मुझे मेरा रोल पसंद आया तो मैं करूँगी, नहीं पसंद आया तो मैं नहीं करूँगी. दिस इज़ समथिंग अनिल जी ऑल्सो नोज. सो बट आई कांट इमेजिन गदर 3 विदाउट सकीना, कि वो कोर इमोशन है. और सेकेंडली आई वांट सकीना टू गो टू पाकिस्तान. वो तो द ऑडियंस ऑल्सो वांट्स, एवरीवन वांट्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट. वो तो गदर 2 में भी चाहते थे, बट कहानी पे डिपेंड है. गदर 3 तो बनेगी ही बनेगी. एंड गदर विदाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान विदाउट गदर इज लाइक एक्चुअली नथिंग. और सकीना और तारा के बगैर दे आर द पिलर्स. गदर बन ही नहीं सकती. और ये ना मैं कह रही हूँ, ये सानी जी खुद कहते हैं, अनिल शर्मा जी भी खुद कहते हैं कि हार्ट एंड सोल और सांस जो है वो तारा एंड सकीना ही है गदर के. तो गदर, उनके बगैर गदर ही नहीं बनती, आम फिल्म बन जाती है. यू कैन नॉट कॉल इट अ सीक्वल. कभी भी लाइफ में आपने थेरेपी ली है? थेरेपी? यस. मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, कुणाल जी, उनकी वाइफ शालू, वो मेरे लिए थेरेपी है. और मेरी दादी माँ जब जिंदा थे तो कुछ भी दुख होता था, कुछ भी इश्यूज होते थे, मैं उनसे डिस्कस करती थी. बट आई डोंट थिंक therapy should not be given as a bad name. It's not a bad word. Like you need therapy physically when you're unwell, for a cough, cold, for an ailment, physical ailment, or if you sprain your hand, you need to go to a physiotherapist. That's also therapy. You need to go, any kind is called a therapy.
So if you have a mental disturbance, you should go for therapy. There's nothing wrong. थैंक यू फॉर सेइंग दिस, क्योंकि जब छोटे शहर में जब आपको लोग देखते हैं No, no, तो it's उनको a लगता है stigma कि that ये यस, stigma को हटाना चाहिए. Mental, mental pain is no less than having a physical pain, and it needs to be treated without having any kind of stigma attached to it. राइट. And people should be open कि I'm seeing a doctor. They are, after all, उन्होंने भी एक तालीम हासिल करके एक डॉक्टरेट हासिल की है. They are clinical psychologists to treat you. They've studied in the field of medicine to treat you. So why should it be wrong? So if you don't have close people जो आपको सही एडवाइस या सही राह नहीं दिखा सकते, या आपको एक बाउंसिंग बोर्ड की ज़रूरत है, तो you should definitely go in for therapy. There's absolutely nothing wrong. राइट. बट अमीशा, मैं देखता हूँ ना कि एक्टर्स की एक साइड तो हम सबको पता है कि फेम, मनी, जो कि बाय प्रोडक्ट है इस पूरे काम का. Any public figure, Yes. sportsmen, politicians. राइट. बट इस काम का एक और पहलू भी है कि कई बार पब्लिक या मीडिया कई बार एम्पैथी कम दिखाती है एक्टर्स के साथ. बिल्कुल. फॉर एग्जांपल, मुझे याद है कि एक आपकी बहुत ही अमेजिंग फिल्म है ऋतिक के साथ ही, आप मुझे अच्छे लगने लगे, राइट. उसमें एक सीन था जहाँ आप रो रहे थे, उसके बहुत सारे मीम्स बने, हाँ. एंड आई वाज लाइक कि दिस कैरेक्टर सफरिंग फ्रॉम एस्थमा, राइट. Asthma, yeah. वी ऑल नो इट, राइट. बट क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट गायब हो गया, वो मीम बने और वो बहुत नेगेटिव लाइट में गया, राइट. कभी ऐसा हुआ है कि यू फेल्ट कि मीडिया ने वापस यहाँ लाइन क्रॉस कर दी एंड दिस इज रॉन्ग? नहीं, memes are meant to be memes to laugh. And वो लोग हिट फिल्मों की सीन्स के भी मीम्स बनाते हैं और फ्लॉप फिल्मों की फिल्म्स, एंड दे टेक जस्ट समथिंग एंड पुट इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. मीम्स का यही है, द थियोरी ऑफ मीम्स इज दैट. सो आई डोंट गेट, बिकॉज देखो, पार्ट एंड पार्सल है, पहलू है. फेम के दो पहलू है. You accept the adulation, you have to accept the brickbats. You become a coffee table conversation for everybody. लोग समझते हैं कि जो कुछ पढ़ते हैं या आपको फिल्मों पे देखते हैं या आपकी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें, या they think they know you, but they don't really know you, and they think they can judge you. And so be it. The bottom line is they have to come watch your movies, and that's all that matters. So I think कि एक आर्टिस्ट को अपने आँखों पे ब्लिंकर्स लगा के एक फोकस रखना चाहिए कि yes, अगर मैं heavy is the head that wears the crown, अगर मैं एक ताज पहन रही हूँ तो वो ताज का वेट भारी होने वाला ही है, और उसके साथ आप सब प्रजा को खुश नहीं कर सकते. तो ठीक है, वर्क विद डिसिप्लिन, वर्क विद सिंसेरिटी, बस वर्क विद सिंसेरिटी, एंड आपका काम पसंद आना चाहिए. दैट्स ऑल. बट आपने कहा कि ह्यूमर ही है, मीम का जो इंटेंट है वो आसान ही है. मुझे ह्यूमर से याद आया, अभी एक कमेडियन है जाकिर खान, क्या नाराज़गी है उनसे? नहीं, नाराज़गी मेरे से पर्सनली ना, मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि ऑल दिस कमेडियंस, देखो, खड़े रह के अचीवर्स के बारे में बात करना एंड टू मेक देम द ब्रंट ऑफ ऑल जोक्स बहुत आसान है. अरे अचीवर बन के तो दिखाओ, सुपरस्टार बन के तो दिखाओ. फिर जब आप पे जोक लगेगी, आई वांट टू सी हाउ दे टेक इट. बोलना बहुत आसान है. आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट टू strip someone down and make a joke on them. There are so many things you can joke about. Why about achievers? Like I say, इन लोगों को अचीव करके तो दिखाने दो, एक मुकाम हासिल करके दिखाने दो. तो मेरा यही था कि क्या आपने स्टेटमेंट ऐसा कहा कि इंडस्ट्री जल रही है, इनसिक्योर हो रही है, आपको फ़ोन करके बताया? Did someone call you and say, हाय राम, धुरंधर हिट हो गई, मैं तो बड़ी ही या बड़ा ही इनसिक्योर हो गया? आपको कैसे पता? उल्टा धुरंधर के आने की वजह से इतने सारे लोगों ने बोला कि वी नीड टू लर्न. पीपल लाइक राम गोपाल वर्मा हो, या सो मेनी पीपल हैव सेट अ बेंचमार्क. लोगों ने स्टोरीज और इंस्टाग्राम पोस्ट किए प्रेजिंग द फिल्म. एक्टर्स आर रीवर्किंग देयर फिल्म्स because they feel एक standard है, अभी we need to match up, audience is expecting better. तो is competition bad? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर हम competition को face नहीं करेंगे, how will we improve? How will we give this audience better and better content and viewing pleasure, better cinema? We don't want to get complacent.
और हम लोग को कंप्लेसेंट नहीं बनना है, तो we need someone to come and keep on pulling up our socks, right? So how does it make us insecure? It makes us learn. He should have said we are learning from it. Like मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन 10 लोग हैं जो इनको फ़ोन करके उनको बताया कि वी आर इनसिक्योर, कि उन्होंने ये स्टेटमेंट की. खत्म बात. Perfectly right, but do you consume a lot of stand-up in India? No, I don't watch a lot of stand-up of our Indian comedians a lot, to be honest, because I feel they rip people down for no rhyme or reason. And any profession that is based on making your money or your popularity by putting others down is something I don't believe in it. क्योंकि मैंने अपने career में खुद colleagues and co-stars and सो कॉल्ड राइवल्स को कभी नीचा नहीं किया है. इनफैक्ट मैंने उनके अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट किया है, knowing they are probably my competition and maybe they've also spoken badly about me, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं बोला. ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा पॉलिसी है. आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू एग्री अबाउट इट, बट मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती. यू कैन हैव स्टैंड अप कॉमेडी, देयर इज सो मच इन द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट एंड हैव रियल talent. Make fun of yourself, mock yourself, that's okay. Don't mock others. I don't think it's in good light, especially when you're pulling down public figures who've achieved. You know, like I said, आप ज़रा achieve करके दिखाओ. फिर I want to know कि अगर आपको mock किया जाए and you become the butt of some other stand-up comedian, how would you feel? बट एक लेटेंट नाम से एक शो था जिसमें रणवीर अलाबादिया, जिनके पॉडकास्ट पे आप भी गए थे, एक कंट्रोवर्सी उठी, उसके बाद वो शो बंद हो गया, नेशनल न्यूज़ बन गई थी. डू यू थिंक उतना ज़्यादा करना सही था आपके हिसाब से, जिस हिसाब से बैकलैश मिल रहा था रणवीर को और समय को? See, I don't know. Honestly, मैंने ना वो शो देखा है. Like I said, I don't consume a lot of stand-up comedy or these. I don't like people roasting other people. You know, it's not my... It's disturbing. I don't like people dragging people down. So I don't think in any level, who am I to decide कि कौन सा level सही है, कौन सा नहीं है. By on principle, I think it's wrong to roast people. You know, it's not fair. And हम लोग को नहीं पता कि हम लोग के रोस्ट करने की वजह से वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो इंसान को. एंड वी आर गिविंग फॉडर. अगर हम ही करेंगे तो वी आर गिविंग फॉडर फॉर नॉर्मल, यू नो, आम आदमी की उनको ट्रोल करते रहे. एक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, क्रिकेटर्स हो. मैं नहीं चाहती कि मैं उस... आई एम इनकरेजिंग दैट. I wouldn't want to be the reason कि someone needs to feel as a lesser human being and कि वो कम है and then they end up feeling, you know, that we need therapy. I wouldn't like to be the cause of that, ever. I understand. बट ऐसा क्यों है? जैसे मैं अभी हाल ही में एक वीरदास, एक कमेडियन, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था. ही वॉज ट्रोलिंग रणवीर अलाबादिया, राइट? अभी उनके पॉडकास्ट पे गए. ऐसा क्यों है कि हर आदमी मेरे आसपास सोशल मीडिया पर रणवीर को ट्रोल कर रहा है? बिकॉज इट्स ईजियर टू गेट आई बॉल्स. मुझे लगता है कि जब आप किसी फेमस इंसान को बट ऑफ ऑल जोक्स और मॉक बनाते हो, पीपल टेंड टू, यू नो, गिव यू मोर व्यूज़. ओके. इट्स ऑल अ थिंग अबाउट व्यूज़. एंड आई वुड लाइक टू से कि आप एक नॉर्मल जोक बनाओ दैट इज़ नॉट ऑफेंसिव टू एनीबडी, लाइक आई सेड, स्पेशली टू द अचीवर्स. और अगर तब आपको इतने ही व्यूज़ आए, then you're truly talented and then you're truly a great comedian. But if you just use other people, then that's very wrong. Like I said, this is my personal opinion, and it's something that you do in the short term to get popularity, you know. And I don't agree with it. I'm principally against it. I wouldn't make someone a butt of jokes. I wouldn't. I understand. And you don't even know that person. You don't know what they're going through. You don't know their, you know, everyone has battles they're fighting. संघर्ष सबके लाइफ में हो रहा है. They don't show it, नहीं दिखाते, लेकिन हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष आपके लाइफ में शायद हो रहा है, इनके लाइफ में. You don't bring it to work. इसका मतलब नहीं कि आपके पीछे कुछ संघर्ष नहीं चल रहा. बिल्कुल ठीक बात. अच्छा, थोड़ा पीछे जाते हैं. मैंने ये सुना है कि एक फिल्म थी सलमान खान की, तेरे नाम, आइकॉनिक फिल्म. जी. आपने उस फिल्म को मना कर दिया था? सच जी बात है? बिल्कुल. एक्चुअली काश मैं मना नहीं करती, लेकिन उस वक्त जब सलमान ने मुझे तेरे नाम ऑफ़र की थी, सिर्फ गाने बन चुके थे और ये फिल्म का आइडिया और कहानी थी, और उन्होंने मुझे नरेट किया, यू नो, मुझे गाने भी सुनाए.
तब ना डेट्स तय थी, ना डायरेक्ट कौन करेगा ये भी तय नहीं था. तो इट वॉज ऑल अप इन दी एयर. इट वॉज दैट ये करना है. सलमान वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट तेरे नाम एंड राइटली सो. एंड जब फाइनलाइज हुआ, जब सतीश कौशिक जी ऑन बोर्ड आए एंड सब कुछ हुआ, तब तक आई वॉज ऑलरेडी बिजी एंड कमिटेड इन अदर सो प्रोजेक्ट्स. ये वही फेज था जब अनुराग कश्यप डायरेक्ट करने वाले थे, फिर सतीश आपके पास वो स्क्रिप्ट गई? ये फिल्म एक्चुअली वेंट थ्रू बहुत सारे डायरेक्टर्स. ओके. इट वेंट बैक एंड फोर्थ की कभी ये करने वाले थे, कभी वो करने वाले थे, कभी अब स्टार्ट हो रही थी, कभी तब स्टार्ट कौन हो करने रही वाले थी. थे? So it was, back and forth a lot. And कुछ set नहीं था. So as an actor, I couldn't take away time from other commitments कि मैंने already, numerous लोगों को date दे चुकी थी for a project that was uncertain. अगर Salman had come to me with set dates and a set director and like, yeah, we're ready to roll, on this, then of course. मैं तेरे नाम जैसी फिल्म कभी मना नहीं करती, नॉट एंड नेवर विद सलमान. एंड ऑफ कोर्स सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. मुझे कहानी बहुत पसंद आई थी, मुझे गाने बेहद पसंद आए थे, खूबसूरत गाने थे. सो या इट्स डेफिनेटली माई लॉस, बट अनफॉर्चुनेटली मैं डेट्स को अकोमोडेट नहीं कर पाई बिकॉज द प्रोजेक्ट वॉज अनसर्टन. मैं समझ सकता हूँ, बट और कौन सी फिल्म है? एक तो मुझे पता है कि मुन्ना भाई मुन्ना एमबीबीएस. भाई एमबीबीएस. तब वो फिल्म शाहरुख एंड मैं करने वाले थे. जब मुन्ना भाई राजकुमार हिरानी जी करना चाह रही थी, विदु विनोद चोपड़ा जी हैड अप्रोच्ड शाहरुख एंड मी. देन थिंग्स चेंज्ड. Again it went through a process. Shahrukh was not able to do the film. Then they were considering other actors and finally Sanjay Dutt आ गए थे and तब मेरे dates नहीं थे. So again that film delays की वजह से, like तेरे नाम, I would have again loved to be part of the film and I was the original choice. लेकिन again because of delays वो जब होनी थी नहीं हो पाई, और जब तक हो रही थी मैं और जगह बिजी थी. Unfortunate. तो ये कुछ फिल्में जो है वो नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली. ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आपको रिप्लेस किया गया? कोई फिल्म ऐसी थी? आई थिंक मैनी फिल्म्स थी जो मुझे रिप्लेस किया गया. मैं आई डोंट टेक नेम. सम बहुत बड़ी हिट हुई, सम फ्लॉप हो गई, बट आई थिंक आई वॉन्ट टू जस्ट विश हुएवर रिप्लेस्ड मी लक. हिट और फ्लॉप उनके नसीब में था. दाने दाने भी पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, तो आई एम नॉट इवन बिटर अबाउट इट. जो होना था हो गया. मैं भी कई लोगों को रिप्लेस कर चुकी हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ माई पॉलिटिक्स, बिकॉज द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैव वांटेड इट. सो इट्स ओके. एंड ऐसी कई फिल्म जैसे चलते चलते वगैरह थी, मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे ऑफ़र की गई थी. जब रिलीज़ पे आई थी फिल्म और डबिंग हो रही थी, एंड जब कभी अजीज़ मिर्ज़ा जी ने तो कभी शाहरुख ने मुझे बोला कि ये देखो आपने रिजेक्ट की फिल्म, मैंने बोला हाँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे ये फिल्म ऑफ़र की गई थी. सो लॉट्स ऑफ टाइम्स पॉलिटिक्स come into play and mismanagement and stuff, so it's okay. Lekin I've gotten such amazing films that I can't even complain. अगर कुछ फिल्में लूज हुई तो गदर एंड हमराज एंड भूल भुलैया एंड रेस 2 एंड ये है जलवा एंड हनीमून ट्रैवल्स, एंड I've been part of cult cinema. Right. Started only with a कहना प्यार है. I don't need to complain. I'm so happy. And like you said, शायद इन्हीं फिल्मों की वजह से, ऑडियंस के प्यार की वजह से आई एम रेलिवेंट टिल टुडे. एंड दैट्स अ टफ टास्क इन अ इंडस्ट्री वे साल पे साल शेल्फ लाइफ कम पे कम हो रहे, सो आई फील ब्लेस्ड. बट डर लगता है कभी कभार कि ये सब अगर रेलेवेंस ख़त्म हो गया, प्रेशर रहता होगा अंदर, एक डर रहता है? मैं वो बातों पे नहीं जाती, क्योंकि जब तक मेरा वक्त है रहेगा, जब नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा. आई हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, एज डज एवरी एक्टर, एज डज एवरी पॉलिटिशियन, एज डज एवरी स्पोर्ट्समैन. वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एंड चैनल आवर लाइफ, करियर, पैशन, हॉबीज़ इनटू अदर एवेन्यूज़. मेक सेंस. अच्छा, मुझे एक आपकी फिल्म और याद है, आपका किरदार उससे बहुत कम बात हुई है, भूल भुलैया. राधा आपके कैरेक्टर का नाम था. जी. बहुत ही कमाल का किरदार था. मुझे पता नहीं क्यों लोग उस पर कम बात करते हैं. मुझे एक सवाल पूछना है, ऑनेस्टली बोलना. मैंने ऐसे बहुत सुना है कि अक्षय कुमार जी का एक प्रोसेस है कि वो लाइंस को, ये सेम चीज़ करते हैं रॉबर्ट डी नीरो भी, कि वो लाइंस को पढ़ते हैं लाइक टेलीप्रॉम्प्टर से. कुछ गलत सही नहीं है इसमें, प्रोसेस है सबका. सो मेरे
दो एक्सपीरियंस रहे हैं अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ। भूल भुलैया एंड मेरे जीवन साथी, जो सुनील दर्शन जी की फिल्म थी, मेरे जीवन साथी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म। तभी तो मैंने कभी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं देखा। इफ़ दैट इज़ मे बी ऑन सम फिल्म, सम आई डोंट नो, बट आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड अ टेलीप्रॉम्प्टर ऑन सेट विथ हिम, टू बी ऑनेस्ट। ओके। एक एक्टर थे उस फिल्म में, उन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे, शाइनी आहूजा। कभी ऐसा कुछ आपकी उनसे बात हुई है स्टेज पे, या कभी मैंने बात तो हुई? उल्टा उनके साथ गाना किया था, क्योंकि रोमांटिक लीड पहले मेरे साथ शाइनी थे। फिल्म की बैक स्टोरी यही थी कि मैं शाइनी से प्यार करती हूँ, लेकिन वो विद्या से शादी कर लेते हैं। एंड देन फिर ऑफ कोर्स आई वाज पेयर्ड विद अक्षय कुमार। तो मेरा गाना भी था, सजना ये सजना, जो एक हफ्ते के बाद ऐड किया गया था फिल्म में अपॉन रिलीज। मैंने कभी ऐसा कुछ, जो भी सीन्स के इंटरेक्शन थे, इट वाज प्योरली वर्क रिलेटेड एंड देन प्रोफेशनल। अच्छा, मैं ना आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट देख रहा था रिसर्च पर्पस के लिए, तो आपने कहा कि इंडस्ट्री में येस मैन बहुत चलते हैं। अगर आप लोगों की चापलूसी करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो काम बनता है। और जाहिर सी बात है, काम तो बनता ही इन चीज़ों से। और क्या ऐसी चीज़ें हैं बॉलीवुड में जो हम ट्वीक करके प्रोसेस को बेटर कर सकते हैं? एक तो आपने कहा येस मैन नहीं होने चाहिए यहाँ पे। ऑनेस्टी, टैलेंट और मेरिट पे काम देना, रादर देन कि इसके डेट्स अवेलेबल है या दिस इज़ रिप्लेसेबल। आई थिंक मेहनत करो, वर्क हार्ड ऑन स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्टों पे काम नहीं किया जा रहा है आजकल। आई थिंक यू नीड टू सेलिब्रेट राइटर्स, नीड टू फाइंड राइटर्स, उनको पेमेंट अच्छा देना चाहिए। दे आर द लीस्ट पेड टेक्नीशियन, when actually writing is the basis. A good script is what is the most important. So celebrate writers, encourage writers, and cast as per befitting characters, not because you favor someone for a particular reason. Merit पे दो। मेक सेंस। तो आई थिंक, अच्छा, नेपोटिज्म में क्या टेक है आपका? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रोड्यूसर बन जाऊंगा आगे जाके, तो जाहिर सी बात है जो मेरे बच्चे होंगे वो एक्टर ही बनेंगे, मैं तो ये चाहूँगा, राइट? इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपके हिसाब से नेपोटिज्म में? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहे, लॉयर का बेटा लॉयर, सो एक्टर का बेटा या बेटी एक्टर बनना चाहे, देयर इज़ नो हार्म। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब लोगों, ऑडियंस की तरफ से, मैं जो ऑडियंस फीडबैक मुझे मिलता है कॉन्वर्सेशंस में एंड व्हेन आई रीड, एंड ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस से, कि जब उनको बार बार मौके दिए जाते हैं, when they may or may not suit a role and you have someone more worthy for it, and अगर उनको रिजेक्ट किया गया है फिर भी आप ले रहे हो, and you're forcing the audience to see them. Taking them is not wrong, giving them a chance is not wrong, बट उनको बार, आई थिंक व्हाट द प्रॉब्लम जो लोगों को हो रहा है, जो ऑडियंसेस को, कि उनको बार बार क्यों मौके दे जा रहे, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ फिल्म फैमिली। जबकि बाहर के कोई लोग जो इतने वर्दी है, आप उनको इतने फ्लॉप के बाद तो मौके नहीं देते, व्हेन दे मे बी बेटर एक्टर्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द डिबेट। एंड nepotism can carry you for a few years, few films, if you, but ultimately audience love nahi pa sakte if you're not truly getting it on merit. So that is, I think, the main thing that the audience is screaming and saying through box office results, ki we don't mind giving you all a chance, but बार बार मौके नहीं दे सकते. That is the difference. बट क्या कभी आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं बॉलीवुड में? कभी ऐसा हुआ? Of course, हम सब पॉलिटिक्स के शिकार है. We're always being replaced, thrown out. You feel कि this person should actually get the role and they don't. So I think all of us go. कभी कुछ एब्सर्ड रीजन दिया है रिप्लेस करने का? Sorry? कुछ एब्सर्ड सा रीजन दिया है आपको रिप्लेस करने का? नहीं, मैनेजर को फ़ोन करके सिर्फ बोल देते कि we won't meet the dates, or something's not working out. Or some people then are honest that, like, see, when sometimes जैसे लगान जब मेरे साथ नहीं हुई, so there was no politics. ओके। It was merit based, where they felt कि they were honest. Ashutosh is a very competent, very good director, and he was very clear cut कि I just feel she's too light skinned and too intelligent. Her eyes
cannot lie that she's educated. Bas. So I didn't take it badly at all. I felt good. He's doing justice to his project. If he feels मैं नहीं suit होती, it's good. You know, the director is the captain of the ship. He should be convinced. So but sometimes कभी कभार instances होते which you feel actually maybe they're right to replace me. And kabhi kabar, you know, they're all for the wrong reasons. So it's both ways. I'm really confused, Amisha here. जब मैं आपकी फिल्मोग्राफी देखता हूँ, ब्लॉकबस्टर हिट है, स्क्रिप्ट वाइज अमेजिंग फिल्म, क्राफ्ट पे पकड़ आपकी बहुत अच्छी है, आपकी चॉइसेस बहुत मज़ेदार है, राइट? और हम सब आपको और देखना चाहते हैं, राइट? यू लुक इन अ सर्टन वे, एवरीथिंग इज परफेक्ट, राइट? तो ऐसा क्यों है कि जहाँ हम आपको देखना चाह रहे हैं, देयर इज अ सर्टन गैप इन योर फिल्मोग्राफी, राइट? ये रीज़न क्या है? इज इट यू आर टू चूजी फॉर द फिल्म्स, या तो वो ऑफर कमा रहे हैं आपके हिसाब से? I think the films are too choosy for me. No, but that's going to change. 27 and 26 and 27 and 28 में आप अमीशा को बहुत ज़्यादा देखोगे. क्या बात कर रहे हैं? So कुछ लाइन अप है बहुत जिस पे बात कर सकते हैं? no, we won't talk about the lineup, but all I can say is बहुत देखोगे, अच्छे फिल्मों में देखोगे. And I think कि मेरे साथ ये भी हुआ था in many ways कि benchmark पहली फिल्म ऑनवर्ड से फॉर न्यूमरस फिल्म्स इतना हाई सेट हुआ था विच इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन फॉर एनी एक्टर. नॉट अ शाहरुख और मिस्टर बच्चन कैन मेंटेन दैट, यू नो. एंड थोड़ा सा भी वो नीचे होता था तो पीपल वुड से ओ शी इज़ नॉट अप टू मार्क, और इट्स नॉट अप टू मार्क, द फिल्म इज़ नॉट अप टू मार्क. बट गदर बार बार नहीं हो पाती. गदर के रिकॉर्ड बीट करने के लिए गदर 2 को आनी पड़ी, यू नो. किसी फिल्म ने नहीं बीट की थी. सो इट्स डिफ़िकल्ट. बट लोगों, यू नो, एंड ये मुझसे ये बैटल भी था कि ऑन द वन साइड यू आर एंजॉइंग कि वाओ, यू नो, हिट पे एंड कल्ट हिट्स, path breaking hits, you know, record breaking hits. But then to match up also, expectations also are a lot. So if you falter a little, and I think this is what the biggest superstars like a Shah Rukh and Salman and Sunny and all of them keep facing, where उनका थोड़ा भी नीचे जाता है, but it's not possible to maintain that. The fact that they've been here for 35 years plus and continue to be loved and wanted speaks volumes. अभी ऊपर नीचे तो होता रहेगा. राइट. बट मैं जब आपकी फिल्मोग्राफी और आपका काम देखता हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि एक तरफ तो सकीना है जो एकदम सिंपल इनोसेंट है, एक तरफ अमीशा है जो लेजी लम्हे गाने में है, राइट? अब मैंने सुना है कि यशराज की कुछ तो एक डिमांड होती है और आपने वो फुलफिल नहीं की, स्टिल वो गाना इतना ब्लॉकबस्टर है. क्या कहानी है उस गाने की? तो मेरा इमेज बहुत एक फैमिली गर्ल का था, एक यू नो सकीना, सोनिया, प्रिया फ्रॉम हमराज. तो ये एक चुनौती थी कि now you have to be a sexy side and look hot. तो आदि चोपड़ा, when he offered me थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक, and he said, listen, guest appearance छोटा रोल है, but if you do it well, it can be impactful. Are you ready for the challenge? और मुझे चुनौती को तो बहुत पसंद है, चुनौती का सामना करना. And when Lazy Lamhe was picturized and was going to be shot, so Adi said, but listen, you'll have to be in a 2-piece, you know, which is, you know, you expect from, you know, Yashraj films. They're known to make women look hot and work on their figures and whatever. मैंने साफ इनकार कर दिया. I said, Adi, I cannot. आप मुझे ही फिल्म में रिप्लेस कर दो. या तो मैं शॉर्ट्स पहनूंगी या तो I will not do it only. Okay. And मैंने उल्टा फिर चुनौती रख दी that I'll manage somehow to look hot wearing shorts and not a 2-piece. I didn't know how, I didn't know if it could even happen. बस मैंने ये चुनौती अपने आप में ले ली. And then the rest is history. You know, यशराज में अभी तक जोक है कि फिल्म नहीं चली, सिर्फ अमीशा चली, लेजी लम्हे चला. So it's a nice feeling. And you know, I'm glad it worked. And अब तक लोग, you know, say what a hot song. But हाँ, वो एक चुनौती थी to make it look hot without exposing much. And I'm glad I managed. ये एजिंग रिवर्स कैसे करते हैं आप? एजिंग रिवर्स I don't know, हो रहा है तो अच्छी बात है. Of course, I'm not someone who abuses my system. मैंने ना कभी drug, smoking, you know, short-term pleasures पे focus किया है. I work hard, you know, I eat 90% of the time clean, healthy, not diet. Okay. In moderation. मैं बटर चिकन, काली दाल, चाट, सेव पूरी सब खाती हूँ.
I don't chocolates, desserts. I don't stop myself from anything. But I think moderation is key, and bad habits नहीं है. And I think सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अदर देन मेंटेनेंस जो आप कर सकते हो विथ हेयर केयर, स्किन केयर, फेशियल्स एक्सेट्रा, दिल का साफ होना, अच्छे थॉट्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अच्छे इंसान हो वो चेहरे पे दिख जाता है, अगर आप एक कनिंग इंसान हो वो भी चेहरे पे दिख जाता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट. मेक सेंस. अच्छा, एक थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा. लॉर्ड बॉबी, हमरास, इतनी अमेजिंग फिल्म, राइट? अब मेरा उस पर एक सवाल है कि एक फेज़ था बॉबी देओल की लाइफ में जब उनके लाइफ में भी एक बहुत ज़्यादा गैप आया इंडस्ट्री से, राइट? ही वॉज नॉट हैप्पी विद द इंडस्ट्री. आप उस फेज़ में थे, उनके टच में क्या हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल. लाइक आई सेड, देओल फैमिली और मैं तो बहुत क्लोज हैं. तो उस ज़माने में इंस्टाग्राम इतना प्रोमिनेंट नहीं था, तो दिखता नहीं था कि योर मिल रहे जुल रहे इन टच है. बट आई हैव ऑलवेज बिन इन टच विद देम. एंड उस दौरान वो सलमान खान ही एंड गॉट वेरी क्लोज. तो सलमान के बर्थडेज पे, फार्म हाउस की गैदरिंग पे, बॉबी वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इट विद तानिया हिज वाइफ और सब. और तानिया और मैं तो बचपन के दोस्त हैं. जब बॉबी जी की शादी भी नहीं हुई थी, बॉबी की शादी भी नहीं हुई थी तानिया के साथ, आई वॉज फ्रेंड्स विद तानिया. सो या तानिया एंड मैं बचपन के दोस्त हैं. जब बॉबी की शादी भी नहीं हुई थी, तानिया और मैं दोस्त थे. वी यूज्ड टू पार्टी टुगेदर, गो आउट टुगेदर, साउथ बॉम्बे की लड़कियाँ. सो वी ऑलवेज बिन फ्रेंड्स. एंड आई थिंक हमारा रिश्ता ऐसा है दैट वी फील लाइक हम लोग को मुश्किल वक्त में और भी साथ रहना चाहिए. सक्सेसफुल टाइम तो सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं. सो या वो बदलेगा नहीं. अच्छा, आपने जिक्र किया सलमान खान फार्म हाउस. मैंने सुना कि बहुत अमेजिंग पार्टीज होती हैं वहाँ पे. वेल, मैं बड़े पार्टीज़ का भी हिस्सा रही हूँ एंड वेरी इनफॉर्मल छोटे पर्सनल गैदरिंग्स का भी हिस्सा. फार्म हाउस में क्यों, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में भी, जब सिर्फ 5-6 लोग वहाँ होते हैं. सलमान का कोई प्लान नहीं होता. रैंडमली फ़ोन करेंगे कि आ जाओ, इफ़ यू अवेलेबल, हम लोग जाते हैं. इट्स अ वेरी इनफॉर्मल. उनकी हॉस्पिटैलिटी खान परिवार की इज़ अमेजिंग. वो फार्म हाउस पे नहीं सिर्फ, चाहे वो सलीम अंकल के घर पे हो, चाहे वो सलमान के गैलेक्सी के घर पे हो, अपार्टमेंट्स पे, उनके घर में सबके लिए खाना बनता ही बनता है. इट्स अ ओपन किचन एंड दे बिलीव कि हॉस्पिटैलिटी, खातिरदारी करनी ही चाहिए. सो दे रियली रियली वेरी हॉस्पिटेबल वार्म पीपल. ओके. अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके पास एक बैग है विच कॉस्ट अराउंड 70 lakhs, राइट? कभी इस बैग के अलावा सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी खुद के लिए? एक तो मैं महंगी चीज़ प्राइस के हिसाब से नहीं तुलती. मेरे लिए जो सबसे महंगी चीज़ है, जो प्राइसलेस है, मेरे दादी माँ के आशीर्वाद, जो इस दुनिया में नहीं है. यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टू दैट. और उन्होंने मुझे एक, वो महाराष्ट्रन थे, तो एक टिपिकल डायमंड ईयरिंग्स, 5 पेटल्स के एक फूल, विच इज़ वेरी टिपिकली महाराष्ट्रन. उन्होंने मुझे बहुत साल पहले, जब वो ज़िंदा थे, वो उन्होंने मुझे एक बर्थडे पे दिया था. उनकी वैल्यू, दे वैल्यूबल बट दे नॉट सम क्रेजी प्राइसेस. बट मेरे लिए वो सेंटिमेंटल वैल्यू इज़ सो मच मोर देन पुटिंग अ प्राइस टू इट. उनके गुज़रने के बाद उनके पर्सनल आइटम्स, जैसे उनके कंघी, उनके हैंकरचिफ, these are things that are more priceless to me than anything that you can buy in a shop, to be honest. तो मेरे लिए महंगी is not value of money. Priceless by sentiment and emotion is more important. एम.एफ. हुसैन साहब से कुछ आपका राब्ता रहा? आपके घर पे काफ़ी पेंटिंग्स हैं उनकी. जी, एम.एफ. हुसैन साहब हमारे घर के परिवार का एक हिस्सा थे जब दुनिया उनको जानती और पहचानती नहीं थी. मेरे दादाजी बैरिस्टर रजनी पटेल थे जिन्होंने उनको हेल्प किया फेमस होने. ऑफ कोर्स हुसैन साहब तो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन मेरे दादाजी उस वक्त से उनको जानते थे जब हुसैन साहब फिल्म के होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स पेंट करते थे. तब के ज़माने से, जब देयर वाज नो डिजिटल पोस्टर प्रिंटिंग, कुछ नहीं, हर एक फिल्म का पोस्टर मैन्युअली पेंट किया जाता था.
तो मेरे दादाजी की पहचान हुसैन साहब के साथ तब से थी, और उन्होंने हुसैन साहब को प्रमोट बहुत किया क्योंकि उन्होंने देखा कि हुसैन साहब में बहुत टैलेंट है। तो उनके एग्जिबिशंस, दोस्तों के पास बेच के उनकी पिक्चर पेंटिंग्स खरीदना, ये सब मेरे दादाजी ने बहुत उनको हेल्प किया। एंड टिल डेट एक जापानीज़ कलेक्टर है जो नंबर 1 है दुनिया में इन द नंबर ऑफ पेंटिंग्स ही ओन्स, एंड नंबर 2 इज़ my grandfather, who's no more, but his second wife owns the highest number of Hussein paintings. और हुसैन साहब का आखिरी एग्जिबिशन भी दुबई में उनके गुजरने से पहले was done by the family. So बहुत ही करीबी रिश्ता था, बहुत ही। But what excites you apart from films or bags or the paintings or the books? Books, art history, reading, architecture, traveling, good food, knowledge. मुझे मेरे दिमाग में इतने रैंडम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो शायद एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, they'll be like, it's of no use. It's just information. But I am interested in knowing which Mughal ruler was born when, ये इजिप्ट में ये क्या हुआ फ़ैरोज़ के साथ, ये मेसोपोटामिया में क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था। आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज। ये मंदिर की शुरुआत क्यों थी, ये इम्पोर्टेंस क्यों है, ये आर्किटेक्चर क्यों है। सो या आई लव नॉलेज, आई लव टू रीड, आई एम लाइक अ स्पंज, I imbibe a lot of things, and some things are not, I wouldn't say useless, they're not, maybe help you in your practical day to day, but I don't think a person should be so practical also that they forget to have a passion for other things, and I love Urdu ghazals, Jagjit Singh ho, Pankaj Utas ji ho. I listen to Italian music, French music, Arabic music. So I have a lot of interest. I love to see Broadway shows in America. I love to go to West End in England, in London. मुझे plays का शौक है, इंडिया में भी जाना. So I like a lot of things. I'm quite multifaceted like that. I like to have a wholesome personality. I have views on politics. I have views on the current situation of the world, leaders, सब कुछ. I think I like to have a all-rounded personality. बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ जैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब होती है तो हम बहुत कुछ जानते हैं दुनिया के बारे में, पैटर्न्स के बारे में, बिल्कुल, और तकलीफ होती है तो समटाइम्स बिल्कुल फील कि तकलीफ इग्नोरेंस होती इज है, ब्लिस। एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, एंड फिर ये जो दुनिया आप सोचते हो इज सो लवली, यू गेट टू नो द रियलिटी, फिर आप मायूस भी हो जाते हो कि ये एक्चुअली रियल लाइफ और रियल वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग है सिचुएशंस, तो मायूसी भी आ जाती है. सो समटाइम्स इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इज़ नॉट सो गुड. अच्छा, जब पहला हार्ट ब्रेक हुआ था कितना समय लगता है मूव ऑन होने में? माई हार्ट ब्रेक हुआ ही नहीं है. कभी नहीं हुआ? नहीं. क्या बात कर रहे हो, आज तक नहीं हुआ? नहीं, आई हैव नॉट हैड अ हार्ट ब्रेक बिकॉज एक तो मेरे रिलेशनशिप्स गिने चुने हुए, आई हैव रियली नॉट हैड मेनी रिलेशनशिप्स और एनीथिंग, एंड एट एनी पॉइंट इट हैज़ बीन अ म्यूचुअल decision to move forward. So I have not actually, ऐसा कभी नहीं हुआ I have been dumped. I've never been dumped. Okay. Ever. By the grace of God, I've been fortunate. But I've never chased relationships. To be honest, स्कूल में थी तो पढ़ाई के पीछे पागल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के पीछे पागल, भरतनाट्यम, बैडमिंटन, स्क्वॉश, एलिक्यूशन, डिबेट्स में मेरा पूरा फोकस, पढ़ाई में फर्स्ट. द ओनली हार्ट ब्रेक आई हैव हैड इज़ जब मैं क्लास में फर्स्ट नहीं आई हूँ. दैट हैज़ बिन माई हार्ट ब्रेक. व्हेन 95% की वजह से इंस्टेड ऑफ 95% मुझे 90% मिला. दैट हैज़ बिन माई कॉज फॉर हार्ट ब्रेक. Men have never been a cause for heartbreak, and they never will be. I've never allowed it also in my life. जब काम करने का वक्त आया तो my full focus was on my profession. So I have never even paid attention to I've never given personal life so much importance that it should affect my whatever else is happening, whether academics, career, etc. Right. What are your vices? You are so perfect. कुछ vices नहीं है आपके? बहुत vices है. I am very hyper.
People read it as short temper. Actually, I'm very hyper, and मेरे से कुछ रहा नहीं जाता. If something is not right, I will say. I call a spade a spade. मुझे डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं आती. I don't know how to be politically correct. I'm very unfiltered. Then I drink a lot of Diet Coke. मैं बहुत कम सोती हूँ. I overthink. These are all vices only. I overanalyze. I don't know how to cut off. These are all vices. बट कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि गुस्से में कोई चीज़ बोल दी हाँ. और अभी तक तकलीफ है कि यार यहाँ मुझे लाइन क्रॉस नहीं नहीं बिल ऑफ कोर्स वो कभी सी आई नेवर इंटेंशनली मैं कभी इंटेंशनली आई डोंट से थिंग्स टू हर्ट पीपल. दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई DNA. आई डोंट लाइक टू हर्ट पीपल. वो गुस्से में मैं बोल देती हूँ एंड देन आई ओनली रिग्रेट इट. वो मुझे ज़्यादा पिंच हो जाती है एंड देन आई ट्राई टू ओवर करेक्ट बाई मेकिंग थिंग्स बेटर. वो भी मुझे ही एफर्ट करना पड़ता है. बट या you know, so I just need to at that time breathe and think before you say anything, and even wonder ki, is this thing worth my anger? Like, should I even be angry about it? But I'm working on it. Okay, but in this career of almost more than 2 decades, right? Any funny anecdote you have which you want to share? Any funniest anecdote from the sets? Funny anecdotes are many, but one really cute anecdote, like you said, ऐसे किरदार जो लोगों के दिल और दिमाग में ऐसे बस जाते हैं कि उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि वो भूल जाते हैं ये रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग है. तो गदर न्यू रील रिलीज हुई थी. गदर 1, सकीना और तारा सबके दिल और जहां में बस गए थे, अभी तक बसे हुए हैं. और मैं हमराज की शूटिंग कर रही थी जयपुर में. एंड क्लाइमैक्स का सीन था जहाँ मुझे गन लेके अक्षय खन्ना को मारना था. मार के फिर बॉबी देओल मेरे गले लगते हैं. तो नज़रिया कुछ ऐसा था. हम जयपुर फोर्ट में शूट कर रहे थे. क्राउड से भरा हुआ था जयपुर फोर्ट. बहुत सारी ये रस्सियाँ लगी हुई थी. कॉप्स थे कि वो लोग जो सब देख रहे थे आम आदमी, वो आ नहीं पा रहे थे ऑब्वियसली सेट पे क्योंकि इट वाज कॉर्डन्ड ऑफ. सो लेकिन ऑडियंस बहुत थी, लोग पब्लिक बहुत थी, जमा हो गए थे शूट देखने के लिए. तीनों एक्टर्स थे. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर देम एंड एक्शन का सीन, गन, दिस दैट. लेकिन जब तो ऑडियंस पूरी पब्लिक पूरी पीछे, रस्सियों के पीछे कॉर्डन्ड ऑफ ऐसे सब पुलिस लोग खड़े थे. भीड़ और भीड़ जमा थी. तो शॉट के बाद जब मैं बॉबी देओल के गले लगी और बॉबी देओल ने मुझे झप्पी मारी, इतनी ज़ोर से पब्लिक चिल्लाने लगे कि अरे छोड़ इसको, ये तो तारा सिंह की अमानत है, तेरी भाई की अमानत है, वो पाकिस्तान से लेके आया, उसे छोड़ सकीना को. विच वॉज अ बिटर स्वीट एंड हैप्पी फीलिंग ऑल्सो कि लोगों को सकीना से और तारा से इतना प्यार था कि वो सह नहीं पा रहे थे कि कोई और सकीना के लाइफ में आ सकता था. बट इट वॉज ऑल्सो लाफेबल बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ फिल्म, वो रियल लाइफ थोड़ी ना था. सो या इट वॉज क्वाइट फनी. एंड वो मोमेंट जो हम लोग सब सीरियस थे, रो रहे थे सीन के लिए, वो सब खून वून था. हम लोग ने गन लिटरली फेंक दिया ज़मीन पे एंड पूरा यूनिट फ्रॉम अब्बास मस्तान जी, रतन जी एंड द प्रोड्यूसर, ये सब हंसने लगे. एंड वी ऑल वर इन स्प्लिट्स. और काफ़ी टाइम लगा, फॉर हाफ एन आवर 1 hour वी वर लाइक लिसन वी नीड टू रीटेक द शॉट. लेकिन हम लोग इतने हंस रहे थे कि क्या हो गया. लाइक बॉबी अभी मैं आपको हग नहीं करूँगी, मैं आपकी भाई की अमानत हो, ये समझ लो. बट या सो इंस्टेंसेस लाइक दिस कीप हैपनिंग. एक इंस्टेंस था गदर की शूटिंग के दौरान. सानी जी को ढाबे का खाना एंड कच्चा दूध वगैरह बहुत पसंद है. ही इज़ हार्ट ऑफ द अर्थ. और गदर 1 की शूटिंग हो रही थी, कहो ना प्यारे रिलीज़ नहीं हुई थी, और हम डलहौजी से पठानकोट ड्राइव करके जा रहे थे शूट के लिए. और सानी जी ने कहा हमेशा आ मेरे गाड़ी में बैठ, आई विल स्पीड एंड ड्राइव, यू लिसन टू म्यूज़िक, ये वो, वी ऑलवेज फ्रेंड्स एंड बडीज़. सो सानी जी, वी वर क्रॉसिंग, पैकअप हो गया था, वी वर क्रॉसिंग अ ढाबा एंड सनी जी से, चल अमीशा तू बहुत फॉरेन की लड़की है ना, बहुत पॉलिश लड़की है, मैं आपको ढाबे का खाना खिलाता हूँ, कच्चा दूध, चाय वगैरह ये सब दिखाता हूँ क्या होता है ढाबे का खाना. सो वी स्टॉप्ड एट द ढाबा. सनी जी के ड्राइवर ने ऑर्डर दे दिया. जब ऑर्डर आ गया तो एक
क्यूट सा लड़का ट्रे पे खाना और चाय वगैरह लेके आ गया एंड सनी रोल डाउन द विंडो एंड ट्रे लेने के लिए, ताकि हम गाड़ी में बैठ के खा सकें, गरम गरम छोले भटूरे और ये सब और मकई दी रोटी एंड ऑल दिस लाइक हार्डकोर पंजाबी ढाबे का खाना। सडनली वो लड़का, और मैं नहीं थी, कहो ना प्यारे रिलीज नहीं हुई थी, तो मैं अनजान, लेकिन सनी जी तो बहुत बड़े स्टार थे। तो वो लड़का जो आया टीवी देख रहा है, उधर सनी जी की फिल्म चल रही है, वो उधर देख रहा है और सनी जी को देख रहा है उधर। सनी पाजी वहाँ पे और यहाँ पे कैसे दो दो जगह, और ट्रे गिर गया उसके हाथों से, पूरा खाना हमारे ऊपर गया। ऐसे दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस सनी विथ यू एट ईटिंग एट अ ढाबा। सो इट जस्ट गोज टू शो कि लोगों को जब एक एक्टर पसंद आ जाता है, राइट, कितना अटैचमेंट हो जाता है। एंड नॉट ओनली वॉज दिस फनी, इट वॉज आई ओपनिंग कि अगर आप अच्छी फिल्म करो, सिंसेरिटी से अपने किरदारों को निभाओ, तो ये किरदार सालों तक लोगों के दिल और जान में बस जाते हैं एंड यू लिव फॉर एवर थ्रू योर वर्क। राइट। एज आई सेड ना कि जब मैंने पहली बार आपकी फिल्म देखी थी कहो ना प्यार है, आई थिंक मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और मैं इतना ज़्यादा अमेज्ड हो गया था उस फिल्म से कि मेरी नोटबुक्स के पीछे ऋतिक और आपके फोटोज हुआ करते थे, एंड आई यूज्ड टू से टू माई फादर कि प्लीज़ मुझे रोज़ कहो ना प्यार है दिखाओ। और मैंने आई थिंक वो 25-26 बार वो फिल्म देखी थी, एंड आई थिंक तभी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि लाइफ कम्स इन फुल सर्कल, कि जहाँ से वो सीड कंसीव होता है कि यार शायद मैं भी कुछ कैमरा के आगे करूँगा, एंड आई एम टुडे सिटिंग विथ यू एंड डूइंग दिस पॉडकास्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल अमीशा कि आपने समय निकाला। अमीशा, लास्ट में मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि एक डिफरेंस होता है एक्टर्स के बीच में, एक होते हैं सिर्फ एक्टर, एक होते हैं पढ़े लिखे एक्टर, और तुम जब भी किसी पढ़े लिखे एक्टर से बात करोगे ना, तुम समझ जाओगे कि उनकी फिल्मोग्राफी इतनी अच्छी क्यों है, और आज शायद मैं समझ गया आपसे बात करके। आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ द चॉइसेस ऑफ योर फिल्म। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू सिट विथ यू। हमने बहुत सारी बात की, मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई वॉन्ट टू थैंक कुणाल टू मेक दिस पॉसिबल। Thank you, Kunal. Perfect. Thank you, Amisha. Thank you so much. Thank you. Hi guys, this is Amisha Patel. Please subscribe to Bollywood Bubbles YouTube channel and enjoy all the amazing podcasts, shows, interviews, all the behind the scenes, complete viewing pleasure. I've been here and I've had a fabulous podcast, and I'm really, really thankful that you invited me. Looking forward and to doing many, many more in the future.